स्टॉक और उस डेफिनेशन से म्यूचुअल फंड्स के पास रिटर्न्स के दो सोर्स होते हैं। पहला, स्टॉक प्राइस में एक्सपेक्टेड अप्रिसिएशन होती है और उसके बाद बेशक डिविडेंड भी होते हैं। इसलिए 50-60 साल पहले डिविडेंड एक बड़ा मामला होता था और स्टॉक अक्सर एक अच्छा 6% सालाना का एवरेज देते हुए अक्सर डिविडेंड यील्ड ऑफर करते थे। लेकिन समय गुजरने के साथ ये पॉलिसी अब बहुत अधिक डाइवर्स हो गई है और कंपनियां हाई डिविडेंड, लो डिविडेंड और यहां तक कि कोई डिविडेंड ऑफर नहीं कर रही। अब एक ऑप्टिमिस्ट इन्वेस्टर के लिए एक डिविडेंड स्टॉक दोनों हिसाब से दुनिया का सबसे अच्छा लाभ ऑफर करता है, यानी आपको अपफ्रंट कैश भी मिलता है और फिर स्टॉक प्राइस अप्रिसिएशन के रूप में पोटेंशियली एक अपसाइड भी होता है। इसी प्रकार एक पेसिमिस्ट इन्वेस्टर के लिए डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स एक डिफेंसिव इंस्ट्रूमेंट के रूप में काम करता है, जो विशेष रूप से स्टॉक मार्केट गिरावटों के दौरान कुछ कंफर्ट भी प्रोवाइड करता है। अब जबकि इंडिया और दुनिया भी एक ऐसी ही गिरावट का सामना कर रही है, इस वीडियो में हम कुछ रिलेटेड डेटा की स्टडी करेंगे और देखेंगे कि क्या एक हायर डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स, ETF और म्यूचुअल फंड्स की ओर एक शिफ्ट कुछ हद तक एक अनिश्चित इक्विटी मार्केट से बेहतर ढंग से निपटने का किसी इन्वेस्टर का जवाब हो सकता है या नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। इस सवाल से घिरे हुए डिबेट की एक बड़ी संख्या है कि क्या अधिक डिविडेंड पे करने से कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए अधिक अट्रैक्टिव बन जाती है। इसलिए पहली बात यह कि एक इकोनॉमिक तर्क है जिसमें कहा गया है कि सबसे एफिशिएंट और मजबूत कंपनियां लो या बिना कोई डिविडेंड दिए कुल शेयर होल्डर रिटर्न बड़ा कर सकती हैं और प्लांट, लोगो, R&D, प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजी आदि जैसे ग्रोथ एसेट्स जो कैपिटल को और कंपाउंड कर देती है में एक्सेसिव कैश री इन्वेस्टमेंट करने के द्वारा बढ़ सकती है। दूसरी बात यह है कि हमारे पास एक ग्रेटिफिकेशन फैक्टर है और स्टडीज हैं जिनसे पता चलता है कि आपकी जेब में थोड़ा पैसा, चाहे वो कितना भी फिजूल क्यों ना हो, से आपको खुशी मिल सकती है। यही वो पार्ट है जो डिविडेंड टैक्स इनएफिशिएंट होने के बावजूद निभाता है। तीसरी बात यह है कि एक परसेप्शन आर्ग्यूमेंट है जिसमें मार्केट एक प्राइस अप्रिसिएशन सिग्नल तथा एक बेहतर कैश फ्लो और बिजनेस ऑप्टिमिज्म के संकेत के रूप में डिविडेंड को एक्स्ट्रापोलेट करते हैं और अंत में एक प्रीमाइस होता है और मैं वास्तव में इसे सपोर्ट करता हूं, जिसमें कहा गया है कि कुछ मैनेजरों पर कैश को लेकर भरोसा नहीं किया जा सकता, जो ये कहने का एक दूसरा तरीका है कि कॉम्पिटेंट मैनेजर्स जो अच्छी तरह से कैपिटल एलोकेट करते हैं बिजनेस की दुनिया में एक एक्सेप्शन ही होते हैं। इसलिए जैसा कि कोई देख सकता है, ये देखने के कई एंगल हैं कि किस प्रकार डिविडेंड अपना प्रेजेंस महसूस करा सकते हैं और इसका बहुत कुछ बेयर मार्केट के दौरान और भी अधिक विजिबल और इंपॉर्टेंट बन जाता है, और जो कि इस वीडियो के अगले सेक्शन में हमारी स्टडी के सब्जेक्ट होंगे। ग्लोबली अंतिम लंबा बेयर मार्केट जो हम सभी ने देखा है वो 2008 से 2010 के पीरियड का था, जब ग्लोबल फाइनेंशियल संकट के इफेक्ट अपने पीक पर थे। इसलिए परफॉर्मेंस को बेहतर ढंग से समझने के लिए हमने एक स्टडी पर भरोसा किया जिसने कई क्वार्टर्स में अलग अलग डिविडेंड यील्ड देने वाली कंपनियों पर गौर किया। ये स्टडी अमेरिकी स्टॉक मार्केट, खासकर S&P 500 के लिए, जिसे वैसे भी संकटों का सामना करना पड़ा, रिसर्चों द्वारा किया गया। अब यहाँ डेटा शो करता है कि हाई डिविडेंड यील्ड करने वाले स्टॉक अधिकांश क्वार्टर्स में दूसरों की तुलना में बहुत बेहतर निकले। वास्तव में जब हमने सारे नंबर्स को टोटल किया तो पाया कि जिन स्टॉक्स ने 17% से अधिक डिविडेंड यील्ड ऑफर किया, वास्तव में उस संकट से बिना अधिक नुकसान से बचकर आ गए और अपने वैल्यू का केवल 1% ही गंवाया। जबकि जिन स्टॉक्स ने कोई डिविडेंड यील्ड ऑफर नहीं किया, उनमें 10 क्वार्टर्स के भीतर 35% से अधिक की गिरावट आई। तो सवाल यह है कि ऐसा क्यों हुआ, यानी क्यों हाई डिविडेंड यील्ड करने वाले स्टॉक को किसी क्रैश के दौरान मार्केट पार्टिसिपेंट से इतना अधिक सपोर्ट मिला। खैर, उसका एक स्पष्ट जवाब यील्ड सपोर्ट है। इसलिए
कल्पना कीजिए कि आपके पास दो स्टॉक्स हैं। पहली कंपनी कोई भी डिविडेंड ऑफर नहीं करती, लेकिन दूसरी कंपनी 5% यील्ड पर डिविडेंड पे करती है। अब मान लीजिए कि स्टॉक मार्केट में गिरावट आती है और ये दोनों स्टॉक्स 50% गिर जाते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि आपका दूसरा स्टॉक, यानी वो जो आपको डिविडेंड देती है, अब आपको 10% डिविडेंड यील्ड ऑफर कर रही है। सचमुच में उससे काफ़ी अधिक है जो आपको किसी फिक्स डिपॉजिट पर मिलता। यहाँ तक कि जब हम इसे एक एग्जिट स्ट्रैटेजी एंगल से देखते हैं, अगर आपको इन दोनों कंपनियों में से एक में शेयरों को बेचना पड़ा, तो मुझे पूरा भरोसा है कि जो स्टॉक आपको कोई डिविडेंड ऑफर नहीं कर रहा, आप उसी को पोर्टफोलियो से बाहर करेंगे। इसलिए यील्ड सपोर्ट का एक नेचुरल लेयर है जो क्रैश या किसी बेयर मार्केट के दौरान हाई डिविडेंड स्टॉक्स को प्राप्त होता है। ये इफेक्ट शायद एक्सप्लेन कर सकता है कि डिविडेंड पे न करने वाले कई टेक स्टॉक्स के शेयर प्राइस आजकल कम क्यों हैं और क्यों अधिक से अधिक रिटेल इन्वेस्टर अपनी मनी को डिविडेंड ETF में डाल रहे हैं। इतना ही नहीं, यहां तक कि गोल्डमैन के इकोनॉमिस्ट भी इस सपोजिशन के तहत कि अमेरिका के मंदी में जाने की 1/3 संभावना है, हाई डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक में अधिक एलोकेशन को रेकमेंड कर रहे हैं। पॉइंट ब्लैंक हाई डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक मंदी वाले मार्केट में छुप जाने की सबसे अच्छी जगह में से एक है, जहां कई फंड मैनेजर्स दुनिया भर में उन कंपनियों के लिए स्काउरिंग करते हैं जो 5, 6 या यहां तक कि 10% यील्ड ऑफर कर सकती हैं। वास्तव में इस वीडियो को रिकॉर्ड करते समय 1000 करोड़ रुपए से अधिक के मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ भारत में 52 कंपनियां थीं जो 5% से अधिक का डिविडेंड यील्ड ऑफर कर रही हैं। जैसे कि आपने उम्मीद की होगी, इस लिस्ट में कोई भी IT कंपनी नहीं है और इन 52 कंपनियों में से बड़ी संख्या मेटल्स एंड माइनिंग, ऑयल एंड गैस, पावर जनरेशन, स्पेशलाइज्ड फाइनेंस और कमोडिटी केमिकल्स जैसे एरिया से जुड़ी हैं। अब सब कुछ की तरह हाई डिविडेंड यील्ड अप्रोच के साथ भी कुछ लिमिटेशंस हैं और इन्वेस्टर्स के रूप में इनके बारे में जान लेना हमेशा ही अच्छा होता है। इसलिए पहली बात ये कि ऐसा जनरल परसेप्शन है कि ऐसे बहुत सारे हाई डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक नहीं है जो लगातार डिविडेंड का भुगतान करते हैं। इसमें निश्चित रूप से कुछ सच्चाई है और जहां तक भारत का सवाल है, तो मुझे लगता है कि ऐसे 15 या शायद 20 स्टॉक्स होंगे जो हाई और लगातार यील्ड देते हैं। दूसरा कंसर्न ये है कि कुछ स्टॉक्स में केवल हाई यील्ड दिखता भर है और सच्चाई थोड़ी डिस्टॉर्टेड या अनसर्टन हो सकती है। उदाहरण के लिए गुडईयर इंडिया लिमिटेड मौजूदा समय में 9.7% का डिविडेंड यील्ड ऑफर करती है। नंबरों में इस कंपनी ने इस फाइनेंशियल ईयर में 100 रुपए का डिविडेंड अनाउंस किया है और करंट शेयर प्राइस 1030 रुपए है। इसलिए 100 को 1030 से डिवाइड करने पर 9.7% का यील्ड आता है। लेकिन गुडईयर के मैनेजमेंट ने कई सालों से ऐसा कोई डिविडेंड नहीं दिया है। वास्तव में प्रति शेयर डिविडेंड कई सालों तक 12 से 13 रुपए के रेंज में था और फाइनेंशियल ईयर 2021 तक जब कंपनी ने इसे अनएक्सपेक्टेडली 700% से अधिक बढ़ा दिया, ये एक ऐसा मूव था जिसने कई को सरप्राइज कर दिया, क्योंकि कंपनी को अब अपने शेयर होल्डर्स के लिए 200 करोड़ रुपए से अधिक अरेंज करना तथा पे करना होगा, जो केवल कुछ साल पहले तक महज 30 करोड़ रुपए था। वास्तव में मैथमेटिकली 2021, 2022 तथा 2023 के फाइनेंशियल वर्षों के लिए पे किया गया डिविडेंड कंपनी के नेट प्रॉफिट का लगभग दुगना था। ये सरल इलिस्ट्रेशन और ऑब्जर्वेशन हमें डिविडेंड के इर्द गिर्द अनसर्टेनिटी के स्तर को शो करता है और यही वो चीज़ है जिसे इन्वेस्टर्स को केयरफुली एनालाइज और कंसिडर करना चाहिए। ओके, अब फिर से कंसर्न्स की ओर वापस चलते हैं। यहाँ एक और बात जो सामने आती है वो ये है कि कई स्टॉक में हाई डिविडेंड यील्ड केवल इसलिए दिखता है क्योंकि उनके स्टॉक प्राइस में तेज गिरावट आई है। उदाहरण के लिए सेल या स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पिछले एक साल में अपने स्टॉक की कीमत में 50% से अधिक की गिरावट देखी है। अब उन्होंने पिछले साल 8.75 रुपये प्रति शेयर डिविडेंड का ऑफर किया, जो जुलाई 2021 के प्रिवेलिंग प्रति स्टॉक प्राइस पर 6.5% डिविडेंड यील्ड के रूप में आया। इसलिए अगर सेल को इस साल भी उसी 8.75 रुपए का ऑफर करना है,
तो प्रति करंट स्टॉक प्राइस डिविडेंड यील्ड लगभग 13% होगा। पॉइंट यह है कि डिविडेंड यील्ड अनसर्टन होते हैं, कई बार वो अनसस्टेनेबल होते हैं और आपको बिजनेस के लाइफ साइकिल को भी फैक्टर करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आमतौर पर मैच्योर और डिक्लाइनिंग बिजनेस होते हैं जो हाई डिविडेंड यील्ड ऑफर करते हैं। म्यूचुअल फंड की एक कैटेगरी होती है जिन्हें डिविडेंड यील्ड फंड कहा जाता है, और इस कैटेगरी का प्राइमरी गोल उन कंपनियों को आइडेंटिफाई करना और इन्वेस्ट करना है जो बेंचमार्क डिविडेंड यील्ड की तुलना में हायर की ऑफर करते हैं। इसलिए बेंचमार्क की बात करें तो निफ्टी 50 या फिर निफ्टी 500 अधिकतर समय से 1 से 1.5% के डिविडेंड यील्ड रेंज में ऑपरेट करता है, जो अधिक नहीं है लेकिन फिर भी एक स्टार्टिंग पॉइंट तो है। अब सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा प्रिस्क्राइब किए गए कॉन्टोर्स के अनुसार इन फंड्स को अपने एसेट का कम से कम 65% डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स में निवेश करना है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि रेगुलेटर ने यील्ड का कोई भी मिनिमम लेवल प्रिस्क्राइब नहीं किया है जिसे क्वालिफाई करने की स्टॉक को जरूरत है। इफेक्टिवली ये फंड मैनेजरों को काफी फ्लेक्सिबिलिटी देता है, जिसका उपयोग वो निश्चित रूप से उन कंपनियों में इन्वेस्ट करने में कर सकते हैं जो या तो डिविडेंड नहीं देती या लो डिविडेंड पे करती हैं। उदाहरण के लिए HDFC डिविडेंड यील्ड फंड इस कैटेगरी में 2,800 करोड़ रुपए के AUM के साथ सबसे बड़ा फंड है। इस स्कीम की टॉप 10 होल्डिंग से पता चलता है कि बहुत कम स्टॉक पिक्स ही हाई डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स हैं। मेरा मतलब है कि हाँ, टेक महिंद्रा है, NTPC है, एक ITC है, लेकिन बस इतना ही। और मेरे विचार से इन्वेस्टमेंट के लिए डिविडेंड यील्डिंग फंड्स को इवैल्यूएट करने के समय ये एक बड़ी समस्या है, क्योंकि जहां इन स्कीम्स को डिविडेंड यील्डिंग फंड्स के रूप में टैग किया जाता है, उनकी होल्डिंग्स लार्ज कैप या मिड कैप फंड की तरफ अधिक अलाइंड है। लेकिन इतना कहने के बाद इसका यह मतलब नहीं कि डिविडेंड यील्डिंग फंड आपकी मनी के साथ कुछ बुरा काम कर रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों का ये डेटा शो करता है कि सभी तुलना योग्य कैटेगरी में डिविडेंड यील्डिंग फंड्स ने 5 सालों के पीरियड में 4 तथा 3 सालों के पीरियड में दूसरा रैंक प्राप्त किया है और पिछले 1 साल से टॉप परफॉर्मर है। बेशक ये रास्ता कोई बहुत स्मूथ नहीं रहा और हमने देखा है कि जब इन्वेस्टर कैश फ्लो या डिविडेंड की चिंता किए बगैर ग्रोथ स्टॉक्स को चेज कर रहे होते हैं तो ये स्कीम्स बुल मार्केट के दौरान थोड़ी लड़खड़ाती हैं। इसलिए इसे तथा इस तथ्य को देखते हुए कि स्टॉक पिक्स में मेथोडोलॉजी गैप्स हैं, ये सुझाव दिया जाता है कि डिविडेंड यील्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते समय आप अपने कैपिटल से एक छोटे हिस्से से अधिक की ओर न देखें। इन्वेस्टर्स का एक बड़ा हिस्सा हाई डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि ये उनके पोर्टफोलियो में अधिक स्टेबिलिटी जोड़ता है तथा एक वॉलेटिलिटी हेज के रूप में भी काम करता है। अब एक इफेक्टिव स्ट्रैटेजी जो हाई डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक को सिलेक्ट करते समय इन्वेस्टर यूज में ला सकता है, वो अन्य फैक्टर्स, खासकर डिफेंसिव कारकों के साथ इसे मैश करने का है। उदाहरण के लिए अगर मुझे कोई चॉइस दिया जाए तो मैं किसी साइक्लिकल मेटल स्पेसिफिक बिजनेस में इन्वेस्ट करने के बजाय हाई डिविडेंड यील्डिंग हेल्थ केयर या FMCG कंपनी में इन्वेस्ट करके अधिक खुश रहूंगा, जिनका एक ग्रोइंग डिमांड कर्व है। इसी प्रकार आपको हाई डिविडेंड यील्ड के अतिरिक्त किसी लो डेट कंपनी को प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि जब साइकिल बदतर होने लगते हैं तो लगभग हर मैनेजमेंट अपने शेयर धारकों का डिविडेंड पे करने के बजाय अपने कर्ज को चुकाना पसंद करेगा। इसलिए अपने डिविडेंड स्टॉक सिलेक्शन को इम्प्रूव करें, कुछ समय ज़रूर गुजारें और ऐसे डिफेंसिव क्राइटेरिया की लिस्ट चुनें जिसका यूज आप प्रेफर्ड कंपनियों को आइडेंटिफाई करते समय कर सकते हैं। एक दूसरी स्ट्रैटेजी जिसे आप यूज कर सकते हैं वो डिविडेंड ग्रोवर्स वर्सेस डिविडेंड पेयर्स के इर्द गिर्द घूमता है। कई स्टडीज ने शो किया है कि जो कंपनियां लगातार अपने डिविडेंड को ग्रो कर रही हैं वो उन कंपनियों की तुलना में एक बेहतर दाव साबित हो सकती हैं जो करंटली हाई डिविडेंड पे आउट ऑफर करती हैं। वास्तव में S&P डिविडेंड के आसपास दो अलग इंडेसेस हैं, S&P 500 हाई डिविडेंड इंडेक्स
और S&P हाई यील्ड डिविडेंड एरिस्टोक्रेट इंडेक्स। पहला यानी S&P 500 हाई डिविडेंड इंडेक्स किसी प्लेन और सिंपल निफ्टी 50 इंडेक्स की तरह है, जबकि डिविडेंड एरिस्टोक्रेट्स इंडेक्स अधिक रिफाइंड इंडेक्स है जो उन S&P 500 कंपनीज की परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है जिन्होंने पिछले 20 या उससे अधिक सालों में हर साल अपने डिविडेंड को बढ़ाया है। आप यहां देख सकते हैं कि ये मैनेज्ड डिविडेंड इंडेक्स निश्चित रूप से रिटर्न ऑन इक्विटी, अर्निंग पर शेयर, ग्रोथ तथा लॉन्ग टर्म डेट टू कैपिटल रेशियो सहित कई क्वालिटेटिव पैरामीटर्स पर सरल इंडेक्स की तुलना में काफी अच्छा है। तीसरी और फाइनल स्ट्रैटेजी फिक्स्ड इनकम एलोकेशन के सब्स्टिट्यूट के रूप में एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में डिविडेंड ओरिएंटेड इक्विटीज को शामिल करने के अराउंड घूमती है। जाहिर है ये सभी के लिए नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन वाले इन्वेस्टर्स के लिए है। डेट को हाई डिविडेंड यील्डिंग इक्विटीज में मूव करने से पोर्टफोलियो यील्ड के बढ़ने तथा इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटीज में कमी आने की उम्मीद है। हालांकि इससे पोर्टफोलियो वॉलेटिलिटी में भी वृद्धि होगी। इस प्रकार ये कुछ एडवांस स्ट्रैटेजीज हैं जिनका यूज आप कर सकते हैं या कम से कम डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक या म्यूचुअल फंड के साथ काम करते हुए विचार कर सकते हैं। और इसी के साथ हम इस वीडियो के अंत में आते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको एक डिफेंसिव पर्सपेक्टिव से, एक परसेप्शन पर्सपेक्टिव से और किस प्रकार ये आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में खासकर बेयर मार्केट के दौरान एक फॉर्मिडेबल इंक्लूजन बन सकता है, इसने एक हाई डिविडेंड यील्डिंग स्ट्रैटेजी के महत्व को समझने में सहायता की होगी। अगर आपने इस प्रेजेंटेशन को पसंद किया है तो ज़रूर उस लाइक बटन को टैप करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और मैं किसी दूसरी इंसाइटफुल वीडियो के साथ आपसे अगले सप्ताह मिलने की उम्मीद करता हूं। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.